हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रेप्लिकॉन एकेडमी। मैं आपका टीआर सर। आज डाइजेशन सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। ओके, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है जो डाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गेन्स के बारे में हमने बात कर ली थी। टीथ पढ़ लिया था, जीभ पढ़ लिया था और पैलेट के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। उसके बाद में कल हमने देखा था कि जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने ये देखा किस तरीके से लार अपने डाइजेशन सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, उनके बारे में हमने डिटेल के अंदर बात करी है। राइट, हम डाइजेशन सिस्टम के एक मेन पार्ट के अंदर इंटर कर चुके थे। उसमें लार के द्वारा डाइजेशन के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब लार के बाद में क्या आता है? ग्रसनी यानी फेरिक्स। राइट, तो फेरिक्स के बारे में हम कुछ चीजें लिख देते हैं। क्यों कुछ चीजें? इसलिए बोला है आज हम फेरिक्स से स्टार्ट करते हैं, यानी ग्रसनी। ओके, हम क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो वास्तव में क्या चीज है। तो ये एक तरीके से हमारा माउथ, राइट, और ये बक्कल कैविटी है। अब ये बक्कल कैविटी यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इस तरीके से ये नेजोफेरिक्स हो गया। तो देखो, जो नासिका वाहिका है यानी इसको बोलते हैं नेजोफेरिक्स, नेजोफेरिक्स, नासाग्रसनी, और इसको क्या बोलते हैं? ओरोफेरिक्स। राइट, और ये क्या है? ये है ग्रसनी, दैट इज फेरिक्स। तो अब देखो, नेजोफेरिक्स जो नाक से, यानी कि ये श्वसन के लिए काम आ रही है। हम वायु को नाक से अंदर लेते हैं, नासिका से, और ये वायु का पथ है वो भी कहाँ पे आके मिल रहा है? वो भी फेरिक्स में आके मिल रहा है। और ये भोजन का पथ है वो भी कहाँ पे आ रहा है? फेरिक्स। तो फेरिक्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो वायु और भोजन दोनों के लिए कॉमन कार्य करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखना है अपने को कि भोजन व वायु, वायु का मतलब श्वसन है यहां पे, है ना, दोनों के लिए कॉमन पथ। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि सांस ले रहे हैं हम, वो भी नासिका के थ्रू वापस किसके अंदर? फेरिक्स के अंदर आएगी। और हम भोजन ले रहे हैं और भोजन भी किससे होकर के गुजरेगा? फेरिक्स से। अब यहाँ पे जो वुल्वा पढ़ा था हमने, वो यहाँ पे डिसाइड करता है, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ कि बेसिकली ऐसे होता है। ये वाला पार्ट ऊपर वाला है, ये है एपिग्लोटिस। और ये क्या करता है? जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो इस वाले को बंद कर देता है, ओरोफेरिक्स को, और जब हम भोजन कर रहे हैं तो ये इसको बंद कर देता है। किसको? नेजोफेरिक्स को। इसलिए ये फेरिक्स क्या है? कॉमन पथ है। तो हम यहां लिख सकते हैं ये डाइजेशन के अंदर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नहीं है। एक तरीके के भोजन का पथ है, बस उसमें पार्टिसिपेट होने वाली स्ट्रक्चर है। फेरिक्स के बाद में क्या आता है? इशोफेगस यानी ग्रशिका, ग्रशिका। इशोफेगस।
राइट। अब देखो हमने कहां पे प्रवेश किया था, ये हो गई थी ग्रसनी यानी फेरिक्स। ग्रसनी से जो भाग निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस यानी ग्रसिका। राइट। अब देखो ग्रसिका, जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे उस समय ग्रसिका है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट थी, जैसे सिरोसा, सिरोसा को हमने क्या बोला था, ट्यूनिका एडवेंसिया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि सिरोसा में इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंसिया। यस या नो, हमने उस समय ये चीज बोली थी। और जो ईसोफेगस है वो मेनली क्या काम करता है, मेनली क्रमानुकुंचन का काम करता है। क्या काम करता है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रमानुकुंचन। इसका मतलब क्या है, क्रमानुकुंचन का मतलब पेरिस्टाल्सिस। क्रमानुकुंचन यानी कि भोजन को संकुचित करके या अनुशिथिलित करके क्या करेगा, अंदर ग्रहण करने में, एंडोसाइटोसिस में ये हेल्प करता है। यानी जो भोजन है को अंतः ग्रहण करने में सहायक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ग्रसिका है वो भी पाचन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, यानी किसी भी भोजन के पार्टिकल का पाचन ग्रसिका में नहीं होता है। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि भोजन का पाचन नहीं। यस या नो। अब जो ईसोफेगस है, ग्रसिका है तो इसका जो ये पहले वाला भाग यानी कि जो कहां से, फेरिक्स के पास वाला भाग है, ये मिडिल वाला भाग है। और ये कैसा है, सबसे अंतिम भाग। ग्रसिका के पास वाला भाग ये कैसा होता है, ऐच्छिक होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐच्छिक का मतलब क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर, जब हम भोजन करते हैं या श्वास लेते हैं उस समय कुछ यहाँ पे गले में अटक गया तो हम अपनी इच्छा से उसको ठाके मार करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये ऐच्छिक है। अब जो मिडिल वाला भाग है ये कैसा है, ऐच्छिक भी है, उसके साथ में अनैच्छिक। यानी कुछ कुछ चीजें अपन अपनी तरफ से हैंडल कर सकते हैं और कुछ चीजें अपने आप होती हैं। लेकिन सबसे लास्ट वाला यानी पक्ष भाग है वो कैसा है, अनैच्छिक भाग है। अनैच्छिक भाग, राइट। ये क्या हो गया, ये ग्रसिका के बारे में हो गया। ग्रसिका मेनली क्रमानुकुंचन, पेरिस्टाल्सिस के बारे में मैंने पहले ही बोला था। क्या बोला कि ये एक तरीके की प्रतिवर्ती क्रिया है जिसमें चिकनी पेशियों के अंदर क्या होता है, या तो संकुचन होता है या अनुशिथिलन। और हमने ये भी पढ़ा कि जो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल की ओती की है, वो कैसी पेशियों से मिलके बनी होती है, मैक्सिमम चिकनी पेशियों से। तो ग्रसिका है वो कंप्लीट हो गया। अब ग्रसिका के बाद में कौन सा ऑर्गेन आएगा, तो देखो ये ग्रसिका थी। ग्रसिका कंप्लीट होने के बाद में क्या आएगा, स्ट्रक्चर देख के ही पता लग गया होगा, दिस इज स्टोमच। आमाशय,
ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहां से प्रॉपर डाइजेशन स्टार्ट होने वाला है, यानी बहुत सारी चीजों का यहां पे डाइजेशन होगा। अब सबसे पहले हम आमाशय के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। आमाशय दिखने में कैसा है? ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये चित्र है, हम क्या करते हैं उस साइड बनाते हैं, यहां पे ये ओके, ये सबसे कैसा है? चौड़ा भाग, यानी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अब देखो, ये आमाशय दिखने में कैसा दिख रहा है? जे शेप्ड का, तो खाली आमाशय, खाली आमाशय जे आकृति का होता है। यस या नो? देखो, ये जे शेप्ड का दिख रहा है, इस तरीके से तो जे होता है, तो जे से, लेकिन खाली आमाशय, जब हम ऐसे, अरे भाई दिन भर खाते रहोगे तो आमाशय अपनी साइज शेप वो चेंज करेगा ना, क्योंकि पूरा भोजन से भर गया तो ये एक तरीके से गोल मटोल हो जाएगा। उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे खाली आमाशय की बात कर रही है। जब आप भूखे होते हैं उस समय आमाशय के शेप होता है ना, वो जे शेप्ड का होता है, राइट। और हमने क्या देखा था कि जो आमाशय है स्टोमस, स्टोमस के जो मस्कुलरिस था, उसमें क्या प्रेजेंट थी? ऑब्लिग्यू पेशियां, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या थी? ऑब्लिग्यू मसल्स, ऑब्लिग्यू पेशियां। और ये क्या, इसीलिए सर्वाधिक क्रमानुकुंचन किसमें होता था? सर्वाधिक क्रमानुकुंचन आमाशय में होता था, और सबसे कम किस में होता था? याद करो, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे कम किस में होता है। सबसे ज्यादा तो ऑब्लिग्यू पेशियां होती हैं आमाशय में, इस वजह से सबसे ज्यादा क्रमानुकुंचन होता है आमाशय में। तो सबसे कम किस में होता है? मैंने सेकेंड लेक्चर के अंदर बताया था, राइट। ये आमाशय का बारे में नॉर्मली क्या हुई, इंफॉर्मेशन हुई। अब मेनली जो आमाशय है, आमाशय के जब हमने म्यूकोशा पढ़ा था, क्या म्यूकोशा, अरे आहार नाल की भित्तियां तो आंतरिक भित्ति थी, और म्यूकोशा में जो आमाशय की म्यूकोशा थी उसमें क्या था? गैस्ट्रिक रुगे। यस या नो? क्या था? गैस्ट्रिक रुगे। और इसके आधार पे क्या था? आधार पर जठर ग्रंथियां थी, जठर ग्रंथियां, राइट। ये नॉर्मली आमाशय के बारे में क्या हो गई? इंफॉर्मेशन हो गई है। तो इस आमाशय की इंफॉर्मेशन के बारे में आप थोड़ा सा लिखो जल्दी से। लिख लिया? ठीक है। और जो आमाशय हैं, आमाशय उदर गुहा के, यानी जैसे मैं खड़ा हूं तो आमाशय किस साइड होगा? इधर, इस साइड, तो जो राइट साइड है यहां तो क्या होगा? लीवर होगा। तो लेफ्ट साइड के अंदर क्या है? आमाशय। तो मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं कि इसकी लोकेशन क्या होगी? उदर गुहा के
लेफ्ट साइड में। राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, आमाशय की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम हेडिंग डालें आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमस, यानी आमाशय की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमच, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम अभी स्टोमच के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या था, इशियोफेगस, ग्रसिका। ग्रसिका से निकल क्या बनता है, आमाशय। अब मैं पूरा का पूरा क्या करूंगा, इसका नोमेनक्लेचर करूंगा, नामकरण करूंगा, नामांकन। तो ये क्या है, ग्रसिका है। राइट। और ये पूरा क्या है, आमाशय। अब आमाशय ग्रसिका जिस भाग में खुलती है, तो यहां तक तो क्या है, ग्रसिका है, यहां तक, यहां खुल रही है। तो जहां पे ग्रसिका खुल रही है वो आमाशय का पार्ट कौन सा है, वो है कार्डियक भाग। कैसा है, अरे भाई ऐसे कैसे हो रहा है, कार्डियक। जहां खुल रही है वो क्या है, ओपनिंग कहां पे हो रही है, कार्डियक भाग में। और जो 20 वाला भाग है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी। 20 वाला बॉडी है, लेकिन पहले हम मेन जो भाग होते हैं ना, वो ये वाला क्या है, ये है फंडिस। फंडिस। और सबसे अंत वाला पार्ट क्या है, पाइलोरिक। पाइलोरिक, ठीक है। और 20 वाला क्या है, बॉडी। और ये कार्डिया, ये फंडिक, और ये पाइलोरिक। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, आमाशय के कितने भाग हो गए, स्टोमस के 3 भाग। कौन कौन से, सबसे पहले ओपनिंग कहां हो रही है, कार्डियक। उसके बाद फंडिक या फंडिस, और अंत में पाइलोरिक। राइट। ये हो गया कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। और बीच में क्या हो गया, मध्य में बॉडी। राइट। ये हो गया आमाशय का भाग। अब हम इसके इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि ग्रसिका है, ग्रसिका कहां पे खुल रही है, कार्डियक भाग में। तो हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं कि ग्रसिका आमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है। यस या नो।
अब जब भोजन है, भोजन ग्रसिका से आमाशय में आया, राइट, तो इसका नियंत्रण भी तो करना चाहिए। तो इसका नियंत्रण, जो ओपनिंग हो रही है, इस ओपनिंग का कंट्रोल, नियंत्रण नियंत्रण कौन करता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिक्टर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं आमाशय ग्रसिका अवरोधनी। ये क्या काम करती है? ये क्या करेगा? जैसे देखो, ये इस टाइप से होता है, ये आमाशय है, ऊपरी वाली ग्रसिका है। तो यहां पे ये क्या होगा? ये यहां पे होगा ये गैस्ट्रो इसोफेगल, ये है, इसको मैं GOS से लिख देता हूं। ये क्या है? GOS, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर। ये क्या करेगा? भोजन जैसे ही ग्रसिका से आमाशय में आया, तो आमाशय से वापस भोजन ग्रसिका में नहीं जाए, इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, राइट। तो ये इसमें तो कार्डियक भाग के अंदर ये ओपन हो गई, खुल रही है, उसका कंट्रोल किसने किया? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर ने। यस, उसके बाद में कार्डियक के बाद में क्या आता है? फंडिक भाग। ये कैसा है? मध्य, यानी कार्डियक के बाद का भाग। और आमाशय का ये क्या है? मुख्य भाग है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स, जैसे HCl, नेज कारक, बीटा, जैसे बीटा 12 है, सारे के सारे कौन? ये फंडिक वाला भाग करेगा। और लास्ट में क्या है? पाइलोरिक। ठीक है, और देखो पाइलोरिक भाग है, ये इसकी ओपनिंग कहां होगी? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उस छोटी आंत के अंदर कौन सा भाग खुलेगा आमाशय का? पाइलोरिक वाला। तो ये किस में खुलेगा? ये खुलेगा छोटी आंत के ग्रहणी ड्यूडेनम में खुलता है। अगर ये ड्यूडेनम में खुल रहा है तो इसका भी तो कंट्रोल कर रहा होगा ना कोई, क्योंकि छोटी आंत में भोजन गया तो वो भी तो वापस स्टोमस में नहीं आना चाहिए। तो इसका कंट्रोल कौन करता है? इसका कंट्रोल करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। किसका कंट्रोल? ये जो ओपनिंग होती है छोटी आंत में, ग्रहणी स्टोमस वाली, उसका कंट्रोल करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आप एक बार छाप लीजिएगा। लिख लिया? यस, हो गया। हाँ, ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है इसको क्या बोलते हैं? जठर निर्गमी अवरोधनी, राइट, हो गया।
स्टोमच स्टार्ट किया था, ये स्टोमच के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिख दी है, राइट। उसके बाद में स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर के बाद में क्या क्या पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उसके बारे में। अब सबसे मेन पार्ट आमाशय का क्या होता है कि आमाशय में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वो क्या करती है, वो जठर जूस, जठर रस का श्रावण करती हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पे लिखते हैं कि आमाशय में क्या है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का श्रावण करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे कि जठर ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, जठर ग्रंथियां, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, जठर ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। जठर ग्रंथियां, ओके। हमने आमाशय के 3 मेन पार्ट देखे थे, कौन कौन से। सबसे पहले कार्डियक, नंबर 2 फंडिक। बट फंडिक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, तो यहां पे लिख देते हैं कि 2 क्या है, फंडिस। तीसरा पाइलोरिक। ओके, अब देखिए जठर ग्रंथियां इन तीनों भागों के अंदर पाई जाती है, लेकिन हर एक भाग अलग अलग तरीके से काम करता है। ये कार्डियक भाग है। कार्डियक भाग का क्या काम होता है, कार्डियक भाग श्लेष्मा का श्रावण करता है। श्लेष्मा म्यूकस का श्रावण। म्यूकस का श्रावण कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये आमाशय के अंदर जो HCl की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो आमाशय का म्यूकोसा पार्ट डैमेज नहीं हो जाए, संदमित नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, उससे हेल्प कौन करता है, श्लेष्मा। तो कार्डियक भाग का क्या काम है, श्लेष्मा का श्रावण करना, याद रहेगा। फंडिस भाग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको हम एक बार छोड़ते हैं। पाइलोरिक पार्ट पे आइए। पाइलोरिक पार्ट भी क्या करता है, पाइलोरिक पार्ट भी श्लेष्मा का श्रावण करता है, श्लेष्मा का श्रावण करता है। यस, लेकिन उसके साथ ये तो कार्डियक भाग म्यूकस का सिक्रेशन किया, पाइलोरिक भाग है वो उसने भी म्यूकस का सिक्रेशन किया, लेकिन जो पाइलोरिक भाग है उसमें कौन सी सेल पाई जाएगी, अर्जेंटीफाइन सेल, अर्जेंटीफाइन सेल। और अर्जेंटीफाइन सेल है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एंटेरोक्राइनिन लिख देता हूं मैं, जी सेल, एंट्रोक्राइनिन सेल और गामा सेल। ये अर्जेंटीफाइन सेल है वो 3 टाइप की होती है, जी सेल, एंटेरोक्राइनिन और गामा सेल।
जी सेल क्या करती है? जी सेल का काम होता है गैस्ट्रीन का सिक्रीशन करना। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या काम करती है? जो गैस्ट्रीन हार्मोन है, गैस्ट्रीन का सिक्रीशन, गैस्ट्रीन का सिक्रीशन जी सेल करती है। एंटेरोक्राइनिन है, ये क्या करेगी? एंटेरोक्राइनिन ये जो हिस्टामिन होते हैं, हिस्टामिन उसका सिक्रेशन करेगी। और गामा सेल है वो क्या करेगी? जो सीरोटोनिन है उसका सिक्रेशन करेगी। तो ये नॉर्मली क्या हो गया? पाइलोरिक और कार्डियक पार्ट है, उसके बारे में हमने देख लिया है, राइट। तो ये तो गैस्ट्रीन का सिक्रेशन जी सेल, एंटेरोक्राइनिन क्या कर रही थी? इसका भी लिख देते हैं ना, ये बेसोफिल व सेरोटोनिन का सिक्रेशन। और गामा सेल इसको अपन क्या करते हैं? इसका डी सेल बोलते हैं, इसको डी सेल, डी सेल बोल दो। और डी सेल का क्या काम होता है? सोमेटोस्टेटिन का स्रावण, सोमेटोस्टेटिन का स्रावण, राइट। अब मैं इनका काम बता देता हूं। जैसे बेसोफिल और सीरोटोनिन है और उसके साथ में हिस्टामिन, तो बेसोफिल के साथ में और क्या करती है? हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? रक्त प्रतिस्पंदन कारक है, यानी हमारे ब्लड के अंदर रक्त का थक्का नहीं बने, तो इसलिए हिस्टामिन जरूरी है। तो उसका सिक्रेशन एंटेरोक्राइनिन सेल है वो करती है। जो सीरोटोनिन है वो चिकनी पेशियों के अंदर क्या करता है? संकुचन या अनुशीतलन, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन और संकुचन का काम कौन करता है? सीरोटोनिन। और हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन रक्त प्रतिस्पंदन कारक है। तो आप ये लाइन लिख दीजिएगा। और सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? जो इस पार्ट से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन, उन हार्मोन का संदमन कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन, राइट। यानी हमारा एक पाइलोरिक पार्ट, दूसरा कार्डियक पार्ट, इनके फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुके। अब हम मेनली कौन से पार्ट पे जाने वाले हैं? फंडिस पार्ट। क्यों? क्योंकि फंडिस पार्ट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यस, राइट। अरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तब तक हम अपना नया टॉपिक वही फंडिस स्टार्ट करने वाले हैं। फंडिक, ये हो गया फंडिस भाग। ओके, अब पता है आपको फंडिस जो पार्ट है उसमें अलग अलग प्रकार की सेल पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी? तो अब हम ऐसे करते हैं ना कि यहां पे हम लिखते हैं कि ये कैसा है? फंडिक, फंडिस, और इसके अंदर कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं वो हम अलग से बात करते हैं, राइट। सबसे पहले कौन सी सेल होती है? नेक सेल, या इसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं श्लेष्मा गिरवा कोशिका, राइट। सेकंड नंबर कौन सी हो गई? सेकंड नंबर होगी है पैराइटल
या इसे ऑक्जेंटिक बोलते हैं, ऑक्जेंटिक, या इसी को कौन सी सेल बोलते हैं, भीतीय सेल। तो सेकंड कौन सी हो गई, पैराइटल, ऑक्जेंटिक या भीतीय सेल। और थर्ड कौन सी हो गई, पेप्टिक सेल, या इसी को हम बोलते हैं जाइमोजन सेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट सेल। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीन प्रकार की सेल किस में प्रेजेंट होती हैं, फंडिस पार्ट में। और जो फंडिस पार्ट है, ये तीन सेल बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे काम करती हैं। कैसे करते हैं, जो फंडिस की नेक सेल या गॉबलेट सेल है, ग्रीवा कोशिका है, गॉबलेट सेल क्या काम करती है, गॉबलेट सेल श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। तो इसका क्या काम हो गया, श्लेष्मा का स्रावण, श्लेष्मा का स्रावण, यानी ये म्यूकस सिक्रेशन करती है, राइट। ये इसका काम हो गया कंप्लीट। यानी नेक सेल का काम क्या है, नेक सेल का काम है म्यूकस का सिक्रेशन करना। पैराइटल, ऑक्जेंटिक या भीतीय सेल, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमेशा इसी सेल के ऊपर बनता है। तो पैराइटल क्या करता है, ये पैराइटल HCl और नेज कारक का श्रावण, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। HCl और नेज कारक का श्रावण कौन करती है, पैराइटल आ जाए, ऑक्जेंटिक आ जाए, भीतीय सेल आ जाए, तो उसका क्या काम होता है, HCl और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लिखा आ सकता है, और नेज कारक, नेज कारक यानी कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं इसको, नेज कारक को। और नेज कारक क्या करता है, वो भी HCl तो क्या करेगा, HCl तो जो पेप्सिनोजन है उसको एक्टिव पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। यानी कि ये क्या करेगा, ये भोजन का pH क्या कर देगा, अम्लीय कर देगा। अरे भाई ये अम्ल तो है, और कितना हाईली अम्लीय करेगा, लगभग 1.8। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि ये कैसा, हाईली एसिडिक होगा, राइट। और क्या करता है, और ये जो पेप्सिनोजन है, ये कैसा है, इनएक्टिव है, पैसिव है, निष्क्रिय है, उसको क्या करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन। और पेप्सिन कैसा है, सक्रिय है, और यही जाकर के क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो यहां पे क्या आएगा, HCl आएगा, राइट। HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, यस या नो। और उसके साथ में जो नेज कारक है, ये क्या करेगा, यहां लिखते हैं ना, ये जो नेज फैक्टर है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर यानी नेज कारक है, ये क्या करेगा, जो विटामिन B12 है, साइनोकोबालेमिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइनोकोबालेमिन का अवशोषण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
नेज कारक का काम क्या है कि वो विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन का अवशोषण करने में हेल्प करता है। HCl क्या करेगा, जो भोजन है आमाशय में उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, हाईली एसिडिक हो जाएगी, राइट। और वो क्या करेगा, पेप्सिनोजन है, वो पेप्सिनोजन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। और इसका सिक्रेशन कौन करता है, पेप्सिनोजन का सिक्रेशन पेप्टिक सेल करती है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि पेप्सिनोजन का सिक्रेशन कौन करता है, ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन। वह प्रोरेनिन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों निष्क्रिय हैं। का श्रावण कौन करता है, सिप सेल, जाइमोजन सेल या फिर पेप्टिक सेल। इसका मतलब ये और क्या करता होगा, ये क्या करेगा, ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, उसका श्रावण करता है, का श्रावण, राइट, यस या नो। ये इन तीनों के बारे में क्या हो गया, इसके बारे में डिटेल से बात हो गई। अब हम एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। पहले ये तो हो गया कंप्लीट, पैराइटल सेल का HCl है, HCl के बारे में हम देख लेते हैं पहले, राइट। तो यहां पे लिख देते हैं HCl, राइट। HCl क्या करता है, ये भोजन की प्रवृत्ति को क्या करता है, एसिडिक, भोजन की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय। क्यों, क्योंकि इसका pH कितना कर देता है, 1.8 के आसपास, यानी मैं यहां बोल सकता हूं हाईली एसिडिक। एक तो ये काम हो गया। सेकंड क्या था, ये जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन था उनको सक्रिय पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट करेगा। तो ये पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन को, यानी ये लिखूं मैं यहां पे कि पैसिव, ये निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सक्रिय पेप्सिन एंड जो प्रोरेनिन है उसको रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। तो मैं इसकी लिख देता हूं कि ये पेप्सिनोजन है, इससे क्या बना, पेप्सिन, और यहां पे प्रोरेनिन है, इससे क्या बना, रेनिन। रेनिन क्या है, एंजाइम है, और इस पे कौन काम करता है, HCl। तब ये भी एक्टिव हो गया अब, और ये भी एक्टिव है। ये कैसा है, ये निष्क्रिय है, पैसिव, और ये भी कैसा है, निष्क्रिय है। समझ में आ रहा है, यस या नो। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किसने कर दिया, HCl ने। और पेप्सिन ही क्या करेगा, प्रोटीन का
पाचन करेगा। तो पेप्सिन क्या करेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये यहां पे क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन के ऊपर कौन करेगा काम, पेप्सिन, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टॉन्स यानी कि पेप्टाइड में। और इसमें कौन काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है पेप्सिन। यस या नो। और जो रेनिन है, रेनिन एक्टिव रेनिन क्या करेगा, जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, यानी कहां पे लिखे अपन, जो कैसिनोजन होता है वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है यानी निष्क्रिय, उसको पैराकैसिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये कैसा है, सक्रिय है। और ये होता कैसा है, अघुलनशील है, अघुलनशील। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या काम आता है, इसमें आता है रेनिन, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डलिंग ऑफ मिल्क। बच्चों के अंदर दूध से ही उनका पूरा का पूरा भोजन है, वो क्या होता है, अपने शरीर के अंदर एनर्जी लेता है केवल दूध से। और इतने समय तक ठहरता क्यों है, क्योंकि जो कैसिनोजन है वो कैसा है, निष्क्रिय, लेकिन वो घुलनशील है, वो जैसे ही स्टोमस में जाएगा वो घुल जाएगा। लेकिन रेनिन क्या करता है, इसे पैराकैसिनेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और पैराकैसिनेट क्या है, अघुलनशील में कन्वर्ट हो जाता है, अघुलनशील में हो जाता है, इसलिए वो एक तरीके से दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में कन्वर्ट होना। और वो कौन करता है, रेनिन। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। HCl के बारे में कंप्लीट बात हो गई। और क्या था, नेज कारक। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट। जरा सी बावरी है वो आंखों में रहती है। देखो, नेज कारक है, नेज कारक क्या करता था, ये जो विटामिन B12 है, विटामिन B12, और इसको हमने क्या बोला था, साइनोकोबालेमिन का अवशोषण, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये विटामिन B12 है, एक बार क्वेश्चंस आया हुआ है कि विटामिन B12 का क्या काम होता है, ये आरबीसी के परिपक्वन में हेल्प करता है, आरबीसी के परिपक्वन में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक। कौन, विटामिन B12 आरबीसी के परिपक्वन में। और अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो मैं यहां लिख देता हूं कि अगर विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन की अगर कमी हो जाए तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हो गया नेज कारक के बारे में कि विटामिन B12 है वो क्या काम करता है। विटामिन B12 के अवशोषण में नेज कारक कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर काम करता है, और जो नेज कारक है विटामिन B12 वो आरबीसी के परिपक्वन के अंदर हेल्पफुल होता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा डिजीज हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया। पेराइटल में एचसीएल और नेज कारक इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करते हैं, इसलिए हमने इसके बारे में डिटेल से बात करी है, यस या नो। और पेप्टिक जाइमोजन या छिप सेल क्या करती थी, पेप्सिनोजन का, और पेप्सिनोजन का कार्य किस तरीके से होता है वो हमने एचसीएल का पार्ट पढ़ा, तभी हमने देख लिया कि पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो प्रोटीन पे काम करता है और प्रोटीन को पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोजेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और प्रोरेनिन क्या कर रहा था, कैसिनोजन है उसको पैरा कैसिनेट के अंदर कन्वर्ट कर देता था, इसे हम क्या बोल रहे थे, कार्डलिंग ऑफ मिल्क बोल रहे थे। और गैस्ट्रिक लाइपेज, और गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज यानी कि वसा का पाचन करेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है उसका किसका पार्ट था, जाइमोजन सेल का। तो गैस्ट्रिक लाइपेज ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का कैसे करेगा, लाइपेजेज है वसा का करेगा ना, लिपिड का पाचन करेगा। भाई ऐसे कैसे हो रहा है, बोल ही नहीं रहे हो, लिपिड का पाचन। यानी लिपिड यानी कि फैटी एसिड, जो फैटी एसिड है उसके ऊपर कौन काम करेगा, उसके ऊपर लाइपेज काम करेगा, लाइपेजेस। और लाइपेजेस क्या करेगा, जो फैटी एसिड है उसको ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट। अरे भाई आज ऐसे कैसे हो रहा है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। राइट, ये हो गया गैस्ट्रिक लाइपेज का काम, यस या नो। लिपिड का पाचन यानी कि वसा का पाचन हो गया ना, वसा का पाचन। ठीक है, अब देखो गैस्ट्रिक लाइपेजेस था, और इसके साथ में आप एक चीज ध्यान रखना, ये क्या करता है, कौन सा पार्ट है ये लास्ट वाला पार्ट था, तो मैं यहां लिख देता हूं आपको अगर याद नहीं रहे तो। ये पेप्टिक सेल वाला था, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिक लाइपेज है उसके साथ में गैस्ट्रिक एमाइलेज भी सिक्रेट करता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिक एमाइलेज बहुत कम मात्रा में श्रावण। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है भाई, लेकिन गैस्ट्रिक एमाइलेज अत्यधिक अम्लीय पीएच पर काम नहीं करता, इसलिए जो HCl है उसको क्या, उस एमाइलेज को संदमित कर देता है, यानी कि HCl की
एसिडिटी के कारण ये क्या हो जाता है, संदमित हो जाता है, ये संदमित हो जाता है, संदमित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एमाइलेज का क्या काम था, एमाइलेज का काम था कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। जब हमने लार के अंदर पढ़ा था, टाइलिन पढ़ा था ना, सेलाइवरी एमाइलेज, वो क्या कर रहा था, 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे भी क्या है, एमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना चाहिए था, लेकिन HCl की हाईली एसिडिटी के कारण वो संदमित हो जाता है। अत्यधिक पीएच पे एमाइलेज काम नहीं करता, क्योंकि जब हमने वहां पढ़ा था उस समय पीएच कितनी लिखाई थी, वो हल्का क्षारीय यानी 6.8 पीएच पे काम कर रहा था, और ये क्या है, हाईली एसिडिक है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं ना कि जो स्टोमच है, स्टोमच में क्या क्या चीजें हैं, ये मेनली मुख्यतः प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, यस या नो। सेकंड, कुछ मात्रा में लिपिड का, लाइपेजेज अभी पढ़ा ना, कुछ लिपिड का पाचन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टोमस में नहीं होता। तो नोट लगा लीजिएगा, नोट क्या लिखना है कि स्टोमच में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो एमाइलेज था वो HCl की प्रेजेंस के अंदर इनहिबिट हो गया है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहां नहीं होने वाला। ये हमारे स्टोमच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं कि मैं थोड़े थोड़े जो टॉपिक, थोड़े थोड़े पॉइंट छूट गए हैं उसको लिख देते हैं कि जो आमाशय हैं, आमाशय के अंदर भोजन कितने समय तक ठहरता है, लगभग 4 से 5 घंटे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आमाशय के अंदर भोजन है वो ग्रहण किससे होता है, ईसोफेगस से होता है। और मैंने कल बोला था आमाशय के अंदर भोजन किस फॉर्म में आता है, लुगदी के फॉर्म में या फिर बॉलस के फॉर्म में। तो आमाशय के द्वारा ग्रहण, यहां पे हम लिखते हैं आमाशय के द्वारा ग्रहण भोजन क्या था, लुगदी, बॉलस की फॉर्म में आया था। लेकिन अब क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए, प्रोटीन का पाचन हो गया, कुछ लिपिड का पाचन हो गया, बहुत सारी चीजों का पाचन हो गया। तो अब वो जो बॉलस, तो वो क्या है, आमाशय में आने वाला है। अब आमाशय के अंदर क्या हुआ, इसमें यानी आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। इस दौरान इसमें यानी भोजन में, इस दौरान भोजन में
जठर रस, यस, जठर रस अच्छी तरीके से मिल जाता है, राइट। और यहां पे क्या हो जाता है, कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड का पाचन हो जाता है, मिल जाता है। और मिलने के बाद में ये इसके दौरान पाचन होता है, मिलने के बाद जो भोजन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, उसमें क्या क्या होगा कि एक तो भोजन है, प्लस भोजन के साथ में क्या हो गया, भोजन यानी कि कौन सा था, लुगदी बोलस, तो मैं ये लिख देता हूं ना कि बोलस प्लस जठर रस प्लस म्यूकस, ये तीनों मिलकर के क्या बन गया, आमाशय के अंदर जो भोजन है वो जब ग्रहणी के अंदर जाएगा वो क्या कहलाएगा, काइम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, काइम। यानी आमाशय के बाहर निकलने वाला भोजन क्या है, आमाशय से बाहर निकलने वाला, बाहर ग्रहणी में प्रवेश होने वाला भोजन क्या है, काइम। यानी कि जब बोलस उसके साथ में जठर रस और म्यूकस मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ये कंप्लीट क्या हो गया, स्टोमच के बारे में हमने कंप्लीट डाइजेशन पढ़ लिया, उसके फंक्शंस पढ़ लिए, कौन कौन सी चीजें होती हैं बहुत डिटेल के अंदर बात कर ली है। आज हमने क्या देख लिया, ग्रसनी देख लिया, ग्रसिका देख लिया, आमाशय देख लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आने वाली है वो आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि बहुत मैक्सिमम जो पाचन है वो कहाँ पे होता है, आमाशय छोटी आंत के अंदर। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस पे लेने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट हर एक जो फेरिक्स हो गया, चाहे ग्रसिका हो गया, चाहे स्टोमच हो गया, उसके कंप्लीट डिटेल के अंदर बात करी है, राइट। होपफुल कि हर चीज आपको समझ में आई होगी और मैं कोशिश करता हूं कि एक एक इंफॉर्मेशन आपके पास जाए ताकि जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसको बहुत ही यहाँ से फ्री के अंदर कंटेंट्स मिल सके और उसके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। आई होप कि बहुत आप एंजॉय कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो पे कोई नए हैं तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर।